हेलो एंड वेलकम बैक टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को। द रिजल्ट ऑफ रिंग एंड बॉल टेस्ट ऑन बिटुमिन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ। देखो दोस्तों, जो हम रिंग और बॉल टेस्ट करते हैं बिटुमिन पर, हम बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसमें से है दोस्तों एक रिंग एंड बॉल टेस्ट। इसको हम किस पर्पज़ के लिए करते हैं ये भी बताऊंगा आपको। और जो इसका हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं दोस्तों, इसका हम रिजल्ट रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस टर्म में करते हैं दोस्तों, इसकी बात पूछिए आपसे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मतलब जो इसका रिजल्ट हम ड्रॉ करेंगे या रिजल्ट हम बताएंगे किसी को, तो ये बताएंगे दोस्तों इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। तो चलिए जान लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। देखो दोस्तों, ये है एपरेटस जिसमें हम रिंग एंड बॉल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो लेवल है, इस पर दो ब्रास रिंग लगी होती है, ब्रास रिंग। ध्यान रखना है दोस्तों, पूछा जाएगा कि कौन सी रिंग होती है, ये होती है ब्रास रिंग। और इन दो ब्रास रिंग पर दोस्तों इस टाइप से होती हैं दो स्टील बॉल लगी होती है, दो स्टील बॉल। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे ब्रास रिंग होगी, टू स्टील बॉल होगी दोस्तों, और हर एक स्टील बॉल का डायामीटर कितना होगा, 0.95 सेंटीमीटर। एंड वेट कितना होगा दोस्तों, वेट होगा 3.5 प्लस माइनस 0.05 ग्राम। ठीक है, मतलब 3.5 प्लस 0.05 ग्राम हो सकता है, 3.5 प्लस माइनस 0.05 ग्राम हो सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों हम बात करेंगे रेट ऑफ टेम्परेचर की। जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और हम चेक करते हैं दोस्तों उस टेम्परेचर को जिस पर यहाँ पे रखा हुआ दोस्तों स्टील बॉल इस लेवल को टच कर जाता है। तो उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेते हैं और उसी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बताते हैं दोस्तों कि इसका दोस्तों सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या है। सॉफ्टनिंग पॉइंट, इससे हम क्या निकालते हैं, इससे निकालते हैं दोस्तों सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन। ये मैंने सभी टेस्ट आपको करा रखे हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे इसमें। देखो यहाँ पे लिखा है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन। मतलब बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन। तो यहाँ पे दोस्तों आपने बताना है कि जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस हम निकालते हैं इन केस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, ये किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर सभी फैक्टर दिए हैं, यहाँ पर सभी फैक्टर दिए हैं। तो इन चार फैक्टर में से वो फैक्टर आपने चूज करना है जिस पर रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस डिपेंड नहीं करता है। देखो जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया दोस्तों, वेस्टरगार्ड ने। ठीक है, ये हाईवे डिजाइन का एक क्वेश्चन है, पेमेंट डिजाइन का क्वेश्चन है। जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस होती है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट दिया था वेस्टरगार्ड ने, और ये होता है आपका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ये होता है आपका EH³ अपॉन 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर टू दी पावर 1/4। यह है दोस्तों आपका रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला। अब यहाँ पे सभी फैक्टर्स जानने ज़रूरी हैं।
देखो जो ई है ये क्या है दोस्तों, ये है यंग मॉडुलस। ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। वहीं पे दोस्तों एच क्या है, एच है दोस्तों जो हमारा पेमेंट है उसकी थिकनेस। ये कहाँ से हम मेजर करते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो भी हम पेमेंट की थिकनेस मेजर करेंगे ये हम सब ग्रेड के ऊपर मेजर करेंगे, ठीक है। जो भी हमारी सब ग्रेड लेयर होती है उसके ऊपर मेजर करते हैं। ये हमारा सब ग्रेड लेयर है, इसके ऊपर दोस्तों ये हमारा पेमेंट सरफेस है। तो जो भी थिकनेस आएगी सब ग्रेड लेयर के ऊपर हम मेजर करेंगे, इसको बोलेंगे एच। के क्या है दोस्तों, के है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन, ठीक है। और इसका आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों, इसका आपसे पूछा जाएगा यूनिट। यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनिट पूछा जाएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रेशर अपॉन डिफ्लेक्शन, या आप बोल सकते हो प्रेशर मतलब पर यूनिट डिफ्लेक्शन, प्रेशर अपॉन पर यूनिट डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो देखो प्रेशर का हम लिखेंगे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ध्यान रखना आपने, कुछ इस टाइप से पूछेगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे म्यू क्या है दोस्तों, म्यू है यहाँ पे पॉइजन रेशो ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो देखो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन पे डिपेंड करता है, पॉइजन रेशो पे करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट इस पे भी डिपेंड करता है, बट व्हील लोड पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 है, बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ। देखो बेंकलमैन एक साइंटिस्ट नेम है, इन्होंने एक बीम डिफ्लेक्शन मेथड दिया, क्या चीज़ निकालने के लिए दोस्तों, कैपेसिटी ऑफ पेमेंट। इन्होंने दोस्तों कैपेसिटी ऑफ पेमेंट निकालने के लिए एक अपना मेथड दिया जिसको बोलते हैं बेंकलमैन बीम मेथड। अब ये कैसा पेमेंट था दोस्तों, ये था फ्लेक्सिबल पेमेंट। इन्होंने फ्लेक्सिबल पेमेंट की लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाली कि कितना लोड ले सकता है, और दोस्तों इन्होंने इंडिविजुअल लेयर की भी क्या निकाला, इंडिविजुअल लेयर का भी इन्होंने लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल के दिया। या फिर हम बोल सकते हैं कि देखो ये है एक हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर ये हमारा एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट है। तो अब इसकी तो निकालने की कोई नीड नहीं है, इसकी कितनी कैपेबिलिटी होगी लोड कैरिंग करने की, तो क्योंकि ये तो अभी उस किस में है, सर्विस में है। अब आपने इसके ऊपर कोई दूसरी लेयर प्लेस करनी है बिटुमिन की, तो भाई ऐसे थोड़ी प्लेस कर देंगे। इसके लिए भी हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए भी हम निकालेंगे इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो वो भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट। देखो ये हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है, उसके ऊपर है क्या, फ्लेक्सिबल ओवरले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू FAA गाइडलाइंस द रनवे लेंथ इज टू बी इंक्रीज्ड एट ए रेट ऑफ 20% फोर। देखो जब आप FAA की गाइडलाइंस को अच्छे से रीड करेंगे तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बट मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों क्या होता है, ये रनवे हमारा,
रनवे कुछ ग्रेडियंट पे होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो देखो ये जो रनवे है इस पर कुछ ग्रेडियंट आपको दिख रहा है। इसकी एक्चुअल लेंथ लेट्स सपोज 10 किलोमीटर। तो दोस्तों हम इसको डिजाइन जो करेंगे वो 10 किलोमीटर के बेसिस पे नहीं करेंगे, हम इसकी करेक्टेड लेंथ लेंगे, हम इसकी करेक्टेड लेंथ लेंगे। ये हम लेंथ कितनी इंक्रीज करेंगे, ये हम दोस्तों 20% इंक्रीज करते हैं फॉर 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट। 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए हम 20% क्या करते हैं दोस्तों, लेंथ में इंक्रीमेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ रनवे इज। देखो रनवे की आपने बेस्ट डायरेक्शन बतानी है, तो इसके लिए दोस्तों हम एक विंड रोज डायग्राम स्टडी करते हैं, एक विंड रोज डायग्राम बनाते हैं। ये कैसा होता है देखिए, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलिए बना लेते हैं। ये हमारा दोस्तों, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखो दोस्तों ये एक हमारा सर्किल, हम सर्किल ड्रॉ करते हैं और उसमें हम एक सेंटर से रेडियल लाइन ड्रॉ करते हैं सभी डायरेक्शन में, ठीक है। सभी डायरेक्शन में हम रेडियल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो रेडियल लाइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये करती है दोस्तों डायरेक्शन ऑफ विंड। ये डायरेक्शन ऑफ विंड को रिप्रेजेंट करती है रेडियल लाइन, और ये दोस्तों जो सर्किल आप देख रहे हैं ये करते हैं ड्यूरेशन, मतलब कि उसका टाइम कितना है, ड्यूरेशन ऑफ विंड लाइन या विंड। और दोस्तों जो भी हम ये डायग्राम प्लॉट करते हैं ये हम 10 to 15 ईयर के डेटा पे इसको प्लॉट करते हैं, मतलब 10 से 15 साल का डेटा लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके ही बिहाफ पे दोस्तों हम इस डायग्राम को प्लॉट करते हैं। इसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं। ये तो है टाइप 1। एक टाइप 2 होता है दोस्तों जिसमें हम इंटेंसिटी ऑफ विंड को भी शो करते हैं, ठीक है। उसको हम नहीं पढ़ेंगे, हमको सिर्फ डायरेक्शन ऑफ विंड से मतलब है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो हम बेस्ट रनवे की डायरेक्शन लेंगे वो किसके बिहाफ पे लेंगे दोस्तों, वो लेंगे हम विंड की डायरेक्शन के बिहाफ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी सबसे लंबी लाइन होगी उसी के अनुसार दोस्तों सेलेक्ट करेंगे रनवे की डायरेक्शन। चलिए अब हम ऑप्शन पे चलते हैं अपने। यहाँ पे लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन ऑन विंडरोज डायग्राम, ठीक है। जो भी विंडरोज डायग्राम में आपकी सबसे लंबी लाइन आएगी उसी को दोस्तों हम बेस्ट डायरेक्शन मानेंगे रनवे की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। यहाँ पे दोस्तों आपने बताना है शेप स्पीड ऑन बीजी एमजी ऑन ट्रांजिशन कर्व कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला सजेस्टेड बाय मार्टिन। देखो दोस्तों मार्टिन एक साइंटिस्ट नेम है, इन्होंने दोस्तों शेप स्पीड निकाल के दी, किसके लिए, बीजी मतलब कि
ब्रॉड गेज के लिए, मैट्रिक गेज के लिए, ऑन ट्रांजिशन कर्व। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया दोस्तों, यही आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, यही आपको बताना है। तो देखो ये जो स्पीड हो जाएगी ये हो जाएगी दोस्तों 4.4 अंडर रूट r माइनस 70। ये तो बात है दोस्तों ब्रॉड गेज एंड मीट्रिक गेज के लिए। अगर बात करें नैरो गेज के लिए तो v हो जाएगा 3.65 r माइनस 6 नैरो गेज के लिए। ठीक है, अब देखो यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर हम नॉन ट्रांजिशन कर्व पर स्पीड निकाल लें, ये तो ट्रांजिशन कर्व हुआ दोस्तों, नॉन ट्रांजिशन कर्व आपका सर्कुलर कर्व हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे कर्व होते हैं, अगर उन पर आपने स्पीड निकालनी है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो देखो उसके लिए हम इन स्पीड का 80% लेके चलते हैं, इन स्पीड का 80% लेके चलते हैं। अब ऐसा क्यों है दोस्तों कि हम इनका 80% लेके चल रहे हैं, मतलब स्पीड को और डिक्रीज कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी दूसरे कर्व हैं वे ट्रांजिशन कर्व से खतरनाक है, उन पर सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने वाला है। तो ये रियल है दोस्तों, जो ट्रांजिशन कर्व होता है ये हम कुछ इस टाइप से प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रेट से धीरे 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 हम इसको दोस्तों कर्व फॉर्म में लाते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन कर्व, मतलब ये एक स्मूथ टाइप का कर्व होता है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा और धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। तो इसलिए इस कर्व को हम डेंजर नहीं मानते हैं, ये कर्व सिंपल मतलब कि बहुत ही अच्छा होता है और इसी कर्व को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। और जितने बाकी कर्व हैं जैसे कि सर्कुलर कर्व है, इसमें हर जगह दोस्तों रेडियस सेम है, तो यहाँ पे दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सेम होगा। तो उसके लिए हम स्पीड कितनी लेके चलेंगे, इसका 80%। तो देखो इसका 80% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.4 इंटू 0.8, ये हो जाएगा पहले वाला 3.52 और ये हो जाएगा आपका 3.65 इंटू 0.8 2.92। ठीक है, याद रखना है आपने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की। ये फिर से रेलवे का क्वेश्चन है। द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर ब्रॉड गेज हैव बीन रिकमेंडेड बाय द इंडियन रेलवे फॉर क्रॉसिंग। देखो दोस्तों यहाँ पे क्रॉसिंग का मतलब कॉन्सेप्ट आता है कि जब क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग का मतलब क्या है, ट्रैक को बदलना। तो उस टाइम ब्रॉड गेज के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी वो कितनी रखी जाएगी? तो इसको डायरेक्ट याद रखना है आपने, ये रखी जाएगी दोस्तों 1/8.5 के लिए। ये क्या है दोस्तों, ये ग्रेडियंट है, ये दोस्तों ग्रेडियंट है। इसके लिए दोस्तों हम रखेंगे 16 kmph। ठीक है, याद रखना है आपने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपने बताना है केंट डिफिशिएंसी क्या होती है। तो देखो केंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। केंट को हम बैंकिंग भी बोलते हैं, केंट को हम दोस्तों सुपर एलिवेशन भी बोलते हैं। देखो हम क्या करते हैं, ये हमारा कर्व, एक कर्व है, कर्व पे आप सभी जानते हैं क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है आउटसाइड में। ठीक है, मतलब आउटर साइड में रेडियल डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है दोस्तों, रेडियली आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसकी टेंडेंसी होती है व्हीकल को बाहर खींचने की। तो अगर आप किसी कर्व पाथ पे मूव कर रहे हैं और वो कर्व पाथ आपका फ्लैट है, तो आप क्या मतलब एक फोर्स लगेगा बाहर की ओर जो आपको बाहर की ओर खींचेगा। अंदर की ओर कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो आपको बचा सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक इसके वेट का कंपोनेंट देना चाहते हैं रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि किसको बैलेंस कर ले, जो कि दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर ले। तो देखो इस टाइप से हम इसको टिल्ट कर देते हैं
आउटर एज को विद रेस्पेक्ट टू इनर एज ऊपर उठा देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम बोलते हैं कैंट, बैंकिंग और सुपर एलिवेशन, तीनों नाम एक ही। अब यहां पे बात करते हैं कैंट डिफिशिएंसी हम क्यों करते हैं, मतलब कि सुपर एलिवेशन में हम डिफिशिएंसी क्यों करते हैं दोस्तों? तो देखिएगा, इसका रीजन है जब हम दो कर्व पर साथ साथ चल रहे हैं। दो कर्व पर साथ साथ चलने का क्या मतलब है? एक तो है हॉरिजॉन्टल कर्व जिसके लिए हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराया है। एक है दोस्तों साथ में ही ये जो रोड है, ये एक रेलवे लाइन है, ये आपकी ग्रेडियंट पे भी है, ये आपकी ग्रेडियंट पे भी है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कोई एक ब्रिज, ठीक है, जो कर्व भी है और आप उस पर ऊपर की तरफ भी चलते हैं। तो देखो इस डायरेक्शन में, मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको जो आपकी ट्रैक्टिव फोर्स है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि आपने दो कर्व साथ साथ चलने हैं। तो जो ट्रैक्टिव फोर्स है दोस्तों, उसको बढ़ाने के लिए या स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम दोस्तों कैंट को कम कर देते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों कैंट डिफिशिएंसी। तो ये क्या है दोस्तों? डिफिशिएंसी इन सुपर एलिवेशन टू मेंटेन एवरेज स्पीड। इसी को क्या बोलते हैं? कैंट डिफिशिएंसी बोलते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे द शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले डिपेंड्स अपॉन, मतलब जो प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले होती है उसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो देखो दोस्तों, कोई भी सॉइल, एक जनरल सॉइल ले रहा हूं मैं, ये जो अपनी शियर स्ट्रेंथ ड्राइव करती है ये तीन फैक्टर से ड्राइव करती है। एक तो होता है कोहिजन, एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन, एक होता है इंटरलॉकिंग। अब बात करें दोस्तों, भाई कोई सॉइल में शियर स्ट्रेंथ है तो वो किसके कारण आएगी? वो कोहिजन के कारण आएगी, वो आ सकती है इंटरनल फ्रिक्शन के कारण आ सकती है, वो आ सकती है इंटरलॉकिंग के कारण आ सकती है। बट क्या तीनों फैक्टर सभी सॉइल में होंगे? ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा दोस्तों टाइप्स ऑफ सॉइल पर, ये डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ सॉइल पर। दोस्तों दूसरा ये डिपेंड भी करता है लोडिंग कंडीशन पर, ठीक है, ये लोडिंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जब आप इसको अच्छे से डीपली पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये शियर स्ट्रेंथ का चैप्टर है, सॉइल का चैप्टर है। जब आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो ये सभी फैक्टर हैं ये बदलते भी हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं दोस्तों, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में कोहिजन का वैल्यू क्या होता है? 0 लेके चलते हैं। तो हम हर समय ये नहीं बता सकते हैं कि क्ले में कोहिजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है लोडिंग की कंडीशन पर। बट हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो जो क्ले होता है वो अपनी शियर स्ट्रेंथ ड्राइव करती है दोस्तों कोहिजन से, जबकि जो आपके कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, जैसे कि दोस्तों सैंड, इसमें ये अपनी जो शियर स्ट्रेंथ होती है ये ड्राइव करता है एंगल ऑफ, मतलब कि इंटरनल फ्रिक्शन से प्लस इंटरलॉकिंग से। अब देखो दोस्तों, अगर बात करें क्ले की, तो क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। आपने भी देखा होगा क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। जितने छोटे पार्टिकल होंगे उनमें उतना ही वेरिएशन कम होगा, मतलब कि उनकी शेप ऑलमोस्ट क्या होती है? स्फेरिकल होती है, गोल होती है। गोल शेप होगी दोस्तों, तो गोल शेप पर कहीं भी आपको बम्प नज़र नहीं आएगा। भाई अगर इंटरलॉकिंग आनी है तो उस पर क्या होना चाहिए? उस पर एक खांचा सा बनना चाहिए, तभी जाके वे एक दूसरे को ज्वाइन कर पाएंगे। ऐसा क्ले के केस में नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इसमें जो शियर स्ट्रेंथ आती है वो सिर्फ और सिर्फ कोहिजन के कारण आती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 की। इफ द ट्रैक इज लेड ऑन द प्लेस इन ए कर्व ऑफ 5 डिग्री द अलाउेबल रूलिंग ग्रेडियंट ऑन कर्व। देखो दोस्तों, एक कर्व है दोस्तों, और उस पर हमने रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करा रखा है। कितना प्रोवाइड कराते हैं? ये कराते हैं दोस्तों 1/200। इतने का हमने ग्रेडियंट प्रोवाइड करा रखा है, और उस कर्व का डिग्री कितना है? 5 डिग्री है। अब आपने इस पर अलाउेबल रूलिंग ग्रेडियंट कितना देना है, ये आपने बताना है। तो हम दोस्तों यहां पे ग्रेड कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। टू इंक्रीज द ट्रैक्टिव फोर्स, हम यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं? ग्रेड कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम पहले निकालेंगे ग्रेड कंपनसेशन, उसके बाद कंपनसेटेड रूलिंग ग्रेडियंट निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, ना तो हमें बात की है कौन सा गेज है, तो हम ब्रॉड गेज लेके चलेंगे, और उस पर कितना हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करा रहे हैं? 1/200। और इस कर्व का जो डिग्री दिया है 5 डिग्री दिया है। तो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि जो ग्रेड कंपनसेशन होता है वो हम कितना लेके चलते हैं? ये लेके चलते हैं दोस्तों 1 डिग्री में 0.04% फॉर ब्रॉड गेज। अब यहाँ पे 5 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल ग्रेड कंपनसेशन? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.04 इंटू 5 मतलब 0.2%। तो ये तो हमारा ग्रेड कंपनसेशन आया। अब हम निकालते हैं दोस्तों कंपनसेटेड ग्रेड। तो देखो इसको भी मैं किस में बदलूंगा? परसेंटेज में बदलूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/200 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.5%। ठीक है, अब मैं निकालूंगा दोस्तों कंपनसेटेड ग्रेड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 0.3% आएगा। अब मैं क्या करूंगा? देखो परसेंटेज का 100 हमने नीचे लिया है, और इस पॉइंट को भी हटा के इसके एक 0 लगा देंगे। तो मैं क्या करूंगा? इससे इसको काटेंगे, तो कितना आएगा? 33 मतलब 333 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ए वर्टिकल वॉल 6 मीटर हाई विद ए स्मूथ बैक प्योर एंड ड्राई सैंड बिहाइंड इट। देखो यहाँ पे एक आपको दिया है, एक रिटेनिंग वॉल दिया है, ठीक है, जिसके पीछे है बैकफिल। ठीक है, और ये कैसी है? रिटेनिंग वॉल ये है स्मूथ, और इसके पीछे जो बैकफिल है वो ड्राई सैंड है। ये कैसा है दोस्तों? ड्राई सैंड है। और सैंड में सी कैसा होता है? 0 होता है, जो कि इसमें आपको दिया है। और इस ड्राई सैंड का जो लेवल है दोस्तों, बैकफिल का लेवल है वो हॉरिजॉन्टल दिया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों फाई दिया है कितना? 30 डिग्री, और इसका गामा दिया है दोस्तों, यूनिट वेट ऑफ दिस ड्राई सैंड ये दिया है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द एक्टिव प्रेशर एट द बेस ऑफ वॉल यूजिंग रैनकाइन थ्योरी। अब आपने बताना है कि इस बेस पर कितना एक्टिव प्रेशर एक्ट करेगा। बेस पर पूछा है दोस्तों, मतलब कितनी हाइट पर? 6 मीटर हाइट पर आपसे पूछा है एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो यहां पे दोस्तों इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका होता है PA = KA गामा H। ठीक है, KA क्या है दोस्तों? KA है, चलो लिखते हैं इसको आगे, यहाँ पे लिखेंगे
के ए है दोस्तों एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट। वहीं पे दोस्तों फाई क्या है, फाई है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है के ए का ये होता है दोस्तों 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। ठीक है, हम यहाँ पे साइन फाई में फाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 30 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 30 कितना होता है दोस्तों, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 और ये नीचे 1 प्लस 1/2। ये कितना हो जाएगा, ऊपर 1/2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के ए हमारे पास फाइनली बचेगा 1/3। ठीक है, चलिए अब इसको निकालते हैं दोस्तों पी ए। तो पी ए अभी हमने देखा, पी ए का फॉर्मूला होता है दोस्तों अभी कैसा लिखा जा रहा है, के ए गामा एच। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका पी ए। अब देखो के ए क्या है, अभी हमने निकाला है 1/3, गामा कितना दिया है 18 दिया है और एच कितना दिया है 6 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 36 18 3 और 6 36 मतलब कि 36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104। द फॉलोइंग स्विचेस आर यूज्ड इन इंडियन रेलवे। तो देखो आपने अगर रेलवे पटरी देखी है, रेलवे लाइन देखी है, तो वहाँ पे जो क्रॉसिंग होती है मतलब कि हम ट्रैक को बदलते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों हम स्विचेस का यूज़ करते हैं, स्विच का यूज़ करते हैं। ये स्विचें आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस टाइप के, एक ये होता है एक ये होता है। इसमें दोस्तों हम टंग रेल प्रोवाइड नहीं कराते हैं, जबकि इसमें हम टंग रेल प्रोवाइड कराते हैं। देखो ये जो बाहर निकली हुई है इसको क्या बोलते हैं, टंग रेल, क्योंकि ये जीप के टाइप की है तो इसको टंग रेल बोल देते हैं। इसमें हमने ऐसा नहीं किया हुआ है, इसमें हमने ऐसा नहीं किया हुआ है, आप देख रहे हैं क्लियरली। इसको बोलते हैं दोस्तों स्टब स्विच। ये ओल्ड पैटर्न पे बेस होती है, आजकल इंडिया में भी ये चल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टब स्विच। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105। If the gross bearing capacity of a strip footing 1.5 meter wide located at depth of 1 meter clay is 400 kilonewton per meter square, its net bearing capacity for gamma equal to 20 kilonewton per meter cube। देखो यहाँ पे आपको दिया है स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग क्या होता है दोस्तों, जिसकी जो मतलब लेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी लेंथ या विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि 1 डायमेंशन आप इसको बोल सकते हो। तो ये आपको दिया है इस टाइप से एक स्ट्रिप फुटिंग, और इसका विड्थ कितना दिया है 1.5 मीटर। यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड सिचुएटेड है, मतलब कि ये है आपका ग्राउंड लेवल, ये है सोइल, कौन सी क्ले। ठीक है, अब दोस्तों ये जो फुटिंग है, फुटिंग का बेस ग्राउंड लेवल से 1 मीटर पर सिचुएटेड है, 1 मीटर पर लोकेटेड है। और जब हमने इसका ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी निकाला दोस्तों, ये आया हमारा 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
अब आपने बताना है कि नेट बियरिंग कैपेसिटी कितना होगा इस फुटिंग का। तो नेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से दोस्तों सरचार्ज को रिड्यूस कर देते हैं। जो सरचार्ज है इसके ऊपर जितना भी ये सोइल का लोड आ रहा है, दोस्तों यही सरचार्ज हो जाएगा। अब देखो सरचार्ज को माइनस करेंगे तो सरचार्ज का आपने वेट निकालना होगा, और वेट आप सभी जानते हैं वेट क्या होता है, वेट होता है दोस्तों गामा इंटू एच। ठीक है, ये हो जाएगा नेट बियरिंग कैपेसिटी। तो 400 माइनस गामा कितना है दोस्तों, गामा दिया है 20 और एच कितना दिया है 1 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 380 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड ऑफ स्लाइस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। देखो ये भी सोइल का क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का एक चैप्टर है। अगर मैं बात करूं जेई के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक भी कोई क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस टाइप का ये चैप्टर है। इसमें हम स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे मेथड पढ़ते हैं, उसमें से एक मेथड है मेथड ऑफ स्लाइस। यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, मतलब कि द मेथड ऑफ स्लाइस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। जो स्ट्रेटिफाइड सॉइल होती है ये लेयर में होती है। ठीक है, आपने भी देखा होगा कुछ सॉइल लेयर्स वाइज होती है। ठीक है, आप उनको आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो इस सॉइल के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइस का मतलब क्या होता है, स्लाइस का मतलब होता है लेयर। तो स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड व्हेन सीपेज अकर एंड द प्योर प्रेशर एग्जिस्ट विद इन द सॉइल। भाई जब सीपेज अकर होगा तो उसमें प्योर वाटर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है दोस्तों सीपेज की डायरेक्शन क्या है। सीपेज की डायरेक्शन क्या है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो पोर वाटर प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगी। और अगर सीपेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होती है, पार्टिकल क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस केस में भी दोस्तों आपका यूज होता है। गिव द फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन मोमेंट्स नॉट बेस्ड ऑन फोर्स। जो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं दोस्तों, ये मोमेंट के बेसिस पे ली जाती है, ना कि फोर्स के बेसिस पे। तो इसलिए इसके सभी आंसर करेक्ट हो जाएंगे, सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 107 की। यहाँ पे 108 है दोस्तों क्वेश्चन। पैरेललिज्म इज ए प्रिंसिपल यूज्ड इन। तो देखो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बट जेई में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो पैरेललिज्म होता है दोस्तों प्रिंसिपल, ये हम किस में यूज़ करते हैं, सर्वे का क्वेश्चन है। तो ये यूज करते हैं दोस्तों प्लेन टेबल सर्वे में। आपने भी देखा होगा यहाँ पे हमने प्लेन टेबल लगा रखा है, एक हमने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, और हम यहाँ पे इस पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेस ड्रॉ करते हैं और ये हम इनकी डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। मतलब कि हम दोस्तों यहाँ पे पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इन केस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज 18 लाख एंड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ इज 16 ईयर। सल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 75,000। डेप्रिसिएशन पर ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड वुड बी। देखो दोस्तों यहाँ पे सिंपल क्या पूछा है, चलो मैं इसको डेली लाइफ में जोड़ के बताता हूँ आपको। आपने कोई घर खरीदा 18 लाख का और उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 60 साल। 60 साल तक ही घर चलेगा, उसके बाद ये कूड़ा कचरा हो जाएगा। तो उसके बाद 60 साल के बाद जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस हमने एस्टिमेट की ये है 75,000 रुपये। ठीक है, मतलब जब ये बेकार हो जाएगा
उस टाइम इसको तोड़ेंगे, जो मलबे का रेट आएगा वो 75,000 आपको मिलना है। आपने कितना लगाया 18 लाख, मिलना कितना है 60 साल के बाद 75,000 रुपये। तो जो भी घाटा हुआ, जो भी लॉस हुआ दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। एस्टीमेट में, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में इसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। मतलब कितना हास हुआ। तो ये निकालेंगे दोस्तों पर ईयर के हिसाब से कि पर ईयर कितना आपको लॉस हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपका डेप्रीशिएशन। लेट मी राइट दिस। ये होता है आपका ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर। सिंपल है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 18 लाख है, एंड ये कितना दिया है, ये दिया है 75,000 और नीचे दिया है 60। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जीरो का खेल है, जीरो मिस कर देंगे तो आंसर करीब आएगा बट सही नहीं आएगा। ये आएगा आपका 60, मतलब 28,750 RS पर ईयर आपका डेप्रिसिएशन आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आप बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 की। यहाँ पे आपने बताना है टर्न ओवर रेशो इज द रेशो बिटवीन। तो देखो, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि इस कंपनी का इतना टर्न ओवर है। ये कैसे डिसाइड होता है दोस्तों, ये डिसाइड होता है उसके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, एंड सेल कितनी है उसके बेसिस पे। भाई आप कोई भी कंपनी खोलना चाहते हैं तो पहले उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उससे सेल होगी। इन दोनों का रेशो ही क्या कहलाता है दोस्तों, टर्न ओवर रेशो कहलाता है। कि आपने कितना लगाया और सेल कितनी हो रही है, आपने कितना लगाया उसमें कितना इन्वेस्ट किया और सेल कितनी हो रही है, यही क्या कहलाता है दोस्तों, यही कहलाता है टर्न ओवर रेशो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनुअल सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ए रिवाइज्ड एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शन्ड एस्टीमेट एक्सीड। देखो, हमने एक एस्टीमेट तैयार किया, उसमें सभी चीज़ों का रेट हमने फिक्स कर दिया है कि इतना है। लेट्स सपोज ब्रिक का रेट हमने फिक्स कर दिया है कि 10 रुपये पर ब्रिक। बट इन फ्यूचर जब आप काम कर रहे हैं उसी टाइम लेवल में, प्राइस लेवल में चेंजेस आ जाते हैं। ये 10 रुपये की ईंट अब 15 रुपये की हो गई है, या आपने स्टील डालना है, स्टील का रेट बढ़ गया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्शन में यूज, तो वहाँ पे प्राइजेस क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे दोस्तों चेक करते हैं कि अगर प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस है तो हम अपने एस्टीमेट को रिवाइज करेंगे, मतलब दूसरा एस्टीमेट हम बनाएंगे। तो कितना चेंज तक हम दोस्तों इसको मतलब अलाउ करते हैं, कितने चेंज तक किसी एस्टीमेट को अलाउ करते हैं। अगर चेंज है आपका ±5%, तो हम दोस्तों उसी एस्टीमेट पर काम करते रहते हैं। और अदरवाइज अगर यही चेंज आपका 5% से ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम रिवाइज एस्टीमेट तैयार करते हैं। ठीक है, हम रिवाइज एस्टीमेट तैयार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट। आपने बताना है इन चारों में से कौन दोस्तों सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दोस्तों जिसको हम अलग अलग लेते हैं, जिसका जो हमारा प्राइस है, कैलकुलेशन है, वो हम अलग अलग लेके चलते हैं। तो देखो, लमसम
हम अलग अलग से काउंट करते हैं, आइटम रेट अलग से काउंट करते हैं, कॉस्ट प्लस परसेंटेज ये भी हम अलग से काउंट करते हैं। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है जॉइंट वेंचर, ये एक सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए लेसिंग बार फॉर कंप्रेशन मेंबर शैल नॉट एक्सीड। यहाँ पे सबसे पहली बात क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि स्लेंडरनेस रेशियो लेसिंग बार का किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो पहली बात तो लेसिंग मेंबर एक कंप्रेशन मेंबर है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इन फ्यूचर भी पूछा जा सकता है कि लेसिंग बार कैसा मेंबर है, ये कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है, जिसमें आपकी कंप्रेसिव फोर्स लगती है। दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा आपसे, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, कि भाई इसका स्लेंडरनेस रेशो कितना होता है, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम मतलब कि इससे ऊपर कभी नहीं जाएंगे। तो देखो स्लेंडरनेस रेशो को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और ये होता है दोस्तों रेशो ऑफ एल इफेक्टिव अपॉन आर मीन। आर मीन क्या है दोस्तों, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, और एल इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव लेंथ। तो इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, स्लेंडरनेस रेशो बोलते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। और इन केस ऑफ लेसिंग जो मैक्सिमम लिमिट होती है दोस्तों इसकी, शुड नेवर बी एक्सीड 145। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जेई के लिए, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट जानने जरूरी हैं लेसिंग बार से। तो देखो जब हम लेसिंग बार को डिजाइन करते हैं तो हम कितने लोड के लिए हम उसको डिजाइन करते हैं, ये पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है द लेसिंग बार इज डिजाइंड टू रेजिस्ट 2.5% ऑफ कॉलम लोड। अगर कॉलम पर 10 या फिर हाँ चलो 100 का लोड आ रहा है दोस्तों, 100 न्यूटन का लोड आ रहा है, तो इसका 2.5% कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन के लिए हम लेसिंग बार को डिजाइन करेंगे। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसवर्स शियर फोर्स होगी, ट्रांसवर्स शियर फोर्स, ये कितनी लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे दोस्तों 25 न्यूटन, ठीक है। पूछा जाता है, आपने ध्यान रखना है कितनी ट्रांसवर्स शियर फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं, 2.5% ऑफ टोटल ट्रांसवर्स शियर फोर्स, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए लेस्ड कॉलम इज 1.05 टाइम द एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम। तो देखो अभी तो हमने इंडिविजुअल लेसिंग बार के स्लेंडरनेस रेशियो की बात की है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमने एक कॉलम बनाया, उसमें हमने एक लेसिंग लगा दी, उसके बाद हम उसका चेक करने वाले हैं क्या, स्लेंडरनेस रेशियो। तो एक तो विदाउट, एक तो हमारी ये कॉलम है, विदाउट लेसिंग बार, तो लेट सपोज इसका जो लैम्डा है ये है दोस्तों 100, ठीक है। एक है दोस्तों आपका विद लेसिंग बार, ये हमने यहाँ पे लेसिंग बार लगा रखी है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से हमने लेसिंग बार लगा रखी है। तो इसका हम जो लैम्डा लेके चलेंगे उसको 5% इंक्रीज कर देंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो इस पर कोई भी लेसिंग बार नहीं है, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी की इस लेस्ड कॉलम की है। तो ये लंबा कॉलम भी इससे ज़्यादा लोड सहन कर सकता है, इसलिए हम इकोनॉमिक बनाने के लिए इसको 5% इसकी स्लेंडरनेस रेशो को इंक्रीज कर देते हैं। कितना लेके चलते हैं, ये 100 है तो कितना हो जाएगा 105, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसी में आपका मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार। थिकनेस की बात करेंगे दोस्तों टी की, टी मीन की।
तो देखो ये कभी भी शुड नेवर बी लेस देन L इफेक्टिव अपॉन 40 इन केस ऑफ सिंगल लेसिंग, in case of single lashing. T mean should never be less than L effective upon 60 in case of double lashing. सिंगल लेसिंग डबल लेसिंग का मतलब क्या है, जो भी मैंने बताया, अगर सिंगल है तो इस टाइप से होगी, डबल है तो इस टाइप से होगी। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। फिर है दोस्तों मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार, ये कभी भी 3 टाइम ऑफ नॉमिनल डायामीटर ऑफ बोल्ट से कम नहीं होनी चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है लेसिंग बार की विड्थ, ये कभी भी शुड नेवर बी लेस देन 3 टाइम ऑफ डाया ऑफ बोल्ट। और कौन सा डाया दोस्तों, हम ग्रॉस डाया की बात नहीं कर रहे, हम किसकी होल डाया की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नॉमिनल डाया की बात कर रहे हैं, जो भी बोल्ट का डायामीटर है इस टाइप से, इस डाया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे कभी भी 3 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर बोल्ट का डाया 20 mm है, तो दोस्तों विड्थ कितना रखेंगे, हमेशा या तो 60 रखेंगे या 60 mm से ज़्यादा रखेंगे, इससे कभी भी कम नहीं रखेंगे, मतलब 60 mm से कभी भी हम कम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखना है, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।